नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और चुनाव आयोग की प्रक्रिया और कार्यवाही को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 4 दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे अखबारों के भीतर तरह तरह के पर्चे डाले जा रहे हैं जिनमें प्रकाशकों का नाम नहीं है, लेकिन तमाम बड़ी पार्टियों के नेताओं पर तमाम तरह के आरोप उसमें छपे हुए हैं और धर्म और जाति से जुड़ी बातें भी हैं। पर्चे भी खारिज किए जा रहे हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री पद के दावेदार माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि इस पूरे चुनाव में अगर मैं पिछड़ी जातियों का समीकरण देखता हूं तो मजबूती के तौर पर ये मोर्चा अपनी बात रख रहा है, लेकिन सवाल ये बात आप तब रख पाएंगे जब पर्चे खारिज नहीं होंगे। 9 पर्चे आपके खारिज हो गए हैं, अभी और भी खारिज होने का सिलसिला बाकी है। ये एक ऐसा मसला है कि पर्चा खारिज होने के बाद छटपटाने के अलावा कुछ और हाथ में नहीं रहता है। तो संवैधानिक तौर पर इस प्रक्रिया को कैसे ठीक किया जाए, चुनाव आयोग को कैसे आईना दिखाया जाए? देखिए, एक पर्चा बिजनौर में खारिज हुआ, 2 पर्चे बरेली में खारिज हुए, एक बदायूं में खारिज हुआ, एक शाहजहांपुर में खारिज हुआ। सबसे बड़ी बात, मैनपुरी में 3 पर्चे कल खारिज हुए जिसमें पर्चों में कोई गलती नहीं थी। वहाँ के रिटर्निंग अफसर ने कहा कि आपने ओथ नहीं ली, जाने कुछ कहा। ओथ दिलाना उसकी जिम्मेदारी, कहते भाई वो दिलवा दे का सब हो गया, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जिसमें प्रत्याशी की कोई कमी नहीं है उसके बाद उन पर्चों को खारिज कर दिया। और जो बहुत गलत बात है, ऐसे अधिकारी जो चुनाव में लगाए गए हैं, जो किसी के कहने में, किसी राजनीतिक दल के कहने में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है और निंदनीय भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का राइट है और उनको भी लड़ने दीजिए। वो भी अपना उम्मीदवारी किए हुए हैं, उनको लोग लाइक करते हैं या आपको लाइक करते हैं या जनता का फैसला है। लेकिन ये पर्चा जो खारिज करने का प्रक्रिया है, ये बहुत गलत बात है। पर्चे में गलत हो तो आप खारिज कर दें। देखिए, पर्चा भरने का जो एक मोटिव है इलेक्शन कमीशन का कि आपका नाम पता, आप निर्वाचन आयोग में आपका निर्वाचन उस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, आप वोटर लिस्ट में हैं कि नहीं, आपके प्रस्तावक उस विधानसभा के हैं कि नहीं, 2 या 5 या 10, और आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है वो बता दीजिए, आपकी आर्थिक स्थिति, ये उसकी मंशा है। इस पे अगर कोई कुछ नहीं छिपाता, उसके भरने से यह मंशा स्पष्ट हो जाती है। एक आध खाना छूट जाए या और कोई बात जाए, वो माने नहीं रखता। आपकी मंशा क्या कहती है, आपकी मंशा कुछ छिपाने की है या नहीं। अगर छिपाने की है तो ठीक है, और अगर छिपाने की नहीं है, कहीं क्रॉस में कोई बात रह जाए या कहीं लागू नहीं है उस पर रह जाए, तो ये बड़ी गलत बात है। इसमें पर्चे नहीं खारिज होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मैं माननीय निर्वाचन आयोग से तो अपील करूंगा कि आप इस पर ध्यान दें और बेवजह लोगों के पर्चे खारिज ना हो। दूसरा एक सवाल और उठ रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के गुंडा राज पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के 5 साल के शासनकाल पर भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि वो मुद्दे क्या हैं। जैसे भाजपा और सपा अपनी टेंटेटिव लेके चल रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हालांकि करेंगे या नहीं करेंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वादे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुद्दे क्या हैं, हम किस स्थायित्व की बात करने वाले हैं और क्या चुनावी मुद्दे हमारे रहेंगे, जीतेंगे तो किसको क्या देने का? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ, कानून व्यवस्था बीजेपी की सरकार में सही नहीं है। पिछले 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में अच्छी नहीं थी कानून व्यवस्था। जिस शब्द का आपने प्रयोग किया वो मैं नहीं प्रयोग करता। मैंने हमेशा कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, और हक हिस्सा नहीं मिल पाता, और लोगों पर जुल्म जास्ती होती है, थानों में सुनाई नहीं होती है। तो बीजेपी की भी वही हालत है। हमारा ऐसा मानना है कि ऐसी सरकार हो जिसमें कानून का शासन स्थापित हो, सबके लिए न्याय हो, जो गलत को गलत और सही को सही कह सके, एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो, गरीब के लिए इलाज फ्री हो, किसान को उसकी फसल की कीमत सही मिल जाए, उसे खाद बीज सस्ती मिल जाए, छोटे दुकानदार किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएं, और जो बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, जो शिक्षा का वातावरण खराब हुआ है, शिक्षा का वातावरण ठीक किया जाए, और जो बच्चे बेरोजगार हैं, हमारी कोशिश है सरकारी नौकरी दें, प्राइवेट दें, या ना दे पाएँ तो वो रोज़गार करें तो सरकार उनको धन मुहैया कराए, कम ब्याज पे कराए या फ्री कराए। जो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं,
घरेलू बिजली उनको फ्री हो। ये बहुत सारे मुद्दे लेकर के हम चुनाव में लोगों के बीच में जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि लोग हमें लाइक करेंगे, लोग हमें पसंद करेंगे और लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे। सवाल ये भी बन रहा है, लेकिन आप इन तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन की बात को मैं मुख्यतः उठा रहा हूँ, फ्री शिक्षा नीति की। पिछले 2 साल का जो लॉकडाउन रहा, तो लंबे समय से बच्चे स्कूलों से कटे, पढ़ाई ऑनलाइन गई, तो मैं देखता हूँ मार्जिनलाइज क्लास था, शायद जाति आधार पर भी वो आर्थिक कमज़ोर हो क्लास, ये भी उसका एक मसला हो सकता है। घर में एक ही फ़ोन है, अब ऑनलाइन पढ़ना है, पढ़ने वाले बच्चे 2 हैं, स्कूलों की फ़ीस में प्राइवेट स्कूलों की गिरावट नहीं आई। तो ये एजुकेशन को ऑनलाइन सरकार एक झटके में ले गई, जबकि आधी आबादी हिंदुस्तान की डिजिटल नहीं है अभी। तो ये आपको नहीं लगता 2 साल में शिक्षा के क्षेत्र में कहीं हम पीछे गए हैं या एक अच्छा कदम रहा? देखिए, हम बहुत पीछे गए हैं। अगर आप स्कूलों का रिकॉर्ड देखेंगे तो जहाँ 1000 बच्चे हैं वहाँ 500 रह गए। बड़े शहरों में तो बच्चे स्कूलों में हैं, बाकी जो छोटे शहर थे, छोटे कस्बे थे, जहाँ वहाँ प्राइवेट स्कूल थे, वहाँ छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई है और शिक्षा के स्तर में बहुत गिरावट है। जो आपने कहा ना, ये कहाँ है वाले फ़ोन, ये वाले फ़ोन है ही नहीं है। घर में एक फ़ोन है, 2 बच्चे 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई जो सरकार ने सोचा, एक झटके में सरकार ने अपने क्लास से, अपने स्तर से समझ लिया। अभी भारत का गांव, भारत का जो आम आदमी है उसके बारे में नहीं सोचा, और ऐसी आबादी लगभग 50 से 60% है। कुछ ही लोग तो हैं जो थोड़ा आगे निकले हैं, आगे बढ़े हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई हमारे यहाँ सफल नहीं हो सकती। जो हमारे गांव का, देहात का गरीब, कमज़ोर, किसान, मजदूर का बेटा है, पिछड़े दलित का बेटा है, वो उसमें सफल नहीं हो सकता है। जैसे बाबूजी भाजपा के तमाम नेता भगाए जा रहे हैं, अभी भाजपा के मंत्री रहे हैं, उनको नोएडा में भगाया गया है। तो ये बात बार बार आप भी कहते हैं कि भाजपा विरोध में जो वोट पड़ रहा है वो कहीं गलत जगह ना पड़े। मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनके तमाम लोग प्रचार कर रहे हैं, मास्क लगाएं या ना लगाएं, लेकिन प्रचार करने की अनुमति चुनाव आयोग कार्यवाही नहीं कर रहा है, जो स्पष्ट है, और इसे बड़े अखबार भी नहीं छाप रहे हैं। आप वर्चुअल रैली कर पा रहे हैं। मेरा सवाल ये कि ऐसी स्थिति में जब चुनाव में सारे अधिकार एक तरफा हैं, तो स्टैंड कैसे लेंगे? आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसके रास्ते रोके जा रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के रास्ते रोके जा रहे हैं, तो कैसे पहुंचेंगे? नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से, जो भी हमारे संसाधन हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं तो हमारे साथी जो वहाँ लोकल के हैं वो अपनी बात पहुँचा रहे हैं। लेकिन ये तो है कि सरकार में जो लोग हैं वो अपना आसानी से प्रचार कर रहे हैं, बाकी लोगों को प्रचार में दिक्कतें जा रही हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि सरकार और लोगों की तरफ कड़ाई की हुई है और उनके खुद के लिए कोई नियम नहीं है। कानपुर का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, एक भाजपाई युवक ने कांग्रेसी बुजुर्ग कार्यकर्ता को पकड़ रखा था और उसके साथ अभद्रता कर रहे थे भाजपा ज्वाइन करने के लिए। तो क्या प्रदेश में न पुलिस व्यवस्था ने इस पर कोई खास टिप्पणी की, न किसी और कार्यकर्ता ने, न भाजपा की तरफ से सफाई आई? ऐसी ही घटनाएं, हिंसाएं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 2-3 दिन पहले कुछ वीडियोस में दिखाई गई थी, कार के शीशे तोड़े गए थे। तो ये जो उग्र कार्यकर्ता हैं, ये हमेशा शीर्ष पार्टियों में ही क्यों होते हैं? ये जो छोटी पार्टियां होती हैं, जो पिछड़ों का कोई नेतृत्व पार्टी कर रही, 10-15 सीट पर जो चुनाव लड़ रही हैं, उनके कार्यकर्ता हिंसक इतना नहीं हो पाते हैं, इसमें क्या क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छी नहीं। कुछ लोगों पर उन्होंने कड़ाई की, लेकिन आम एक उन्होंने नियम नहीं बनाया कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उस पर सब पे कार्रवाई करेंगे। अगर वो ऐसा बना के चलते तो ये घटनाएं न होती। समाजवादी पार्टी में तो ऐसा ही है कि वो कानून को नहीं मानते हैं। तो ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो कानून पर भरोसा नहीं रखती हैं, तो इनसे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। एक आखिरी सवाल लेके इसे बाइंड अप करूँगा। मैं राजनीति का अध्ययन करता हूँ तो नेहरू के दौर से और इंदिरा गांधी के दौर तक देखता हूँ, तो जो शब्दावलियाँ हैं उनमें बहुत तल्खी नहीं महसूस होती थी, व्यक्तिगत आरोप नहीं होते थे। 90 के दशक तक भी वो चीज़ नहीं रही, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से वो चीज़ शुरू होती है और फिर सभी पार्टियाँ उसमें शामिल होती हैं। आज अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी व्यक्तिगत आरोप की बात करते हैं। छोटे नेताओं की भी जो मैं देखता हूँ, भाजपा में हो या सपा में हो, अन्य पार्टियों में हो, उनकी भाषा में बहुत तल्खी है, बहुत एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं बेबुनियादी। मुझे नहीं लगता कि राजनीति को इससे भी बेहतर और आपसी तालमेल के साथ किया जा सकता है बिना झगड़ा किए।
देखिए, पहले मुद्दों पर राजनीति होती थी। हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, लोगों के विकास के लिए काम करेंगे, किसान के लिए करेंगे, मजदूर के लिए करेंगे, एससी एसटी के लिए करेंगे, पिछड़ों के लिए करेंगे, माइनॉरिटी के लिए करेंगे, किसान के लिए करेंगे। ये मुद्दे थे लोगों के सामने। अब लोग इन पर नहीं जाना चाहते हैं, इस पर नहीं चुनाव चाहते हैं कि हमने कोई वादा किया था काम करने के लिए, क्योंकि काम तो कोई करता नहीं है। तो वो खाली एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगा करके और उसी में लोगों को मस्त रखते हैं। उसने उनको कुछ कहा तो उसने सुना कि बहुत अच्छा कहा, इधर से उन्होंने कुछ कहा कि उन्होंने कहा अच्छा जवाब दिया। लोगों का मेन मुद्दों से ध्यान हटाने का एक तरीका है, लोगों का ध्यान मेन मुद्दा से हट जाए और चुनाव इन्हीं भाषणबाजी में हो जाए। एक आखिरी सवाल बच गया था, मैं बीच में पूछ नहीं पाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार तेजी पर है। मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर के सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि दंगा उन्होंने कराया, तो वो कहते हैं दंगा उन्होंने कराया। मेरा ये सवाल है आपसे कि दंगा किसी ने भी कराया हो, क्या दंगे के बाद जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उससे आप संतुष्ट हैं, मुजफ्फरनगर की जनता संतुष्ट है? वो प्रक्रिया कितनी मजबूत रही? देखिए, दंगे के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सही कार्रवाई नहीं हुई, और दंगा को जो हैंडल किया गया वो भी अच्छे ढंग से हैंडल नहीं हुआ। अगर हम उस दंगे को चाहती सरकार तो उसको वहीं पर रोक सकते थे, ठीक हो सकता था। लेकिन क्या ऐसा हो गया, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ क्या परिस्थिति रही, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि और अच्छा हो सकता था। और अच्छा हो सकता था, और बेहतर प्रयास कानून व्यवस्था को लेकर के किए जा रहे थे। और जो बात मैंने आपसे परसों कही थी कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर के लगातार सवाल बन रहे हैं, ये सवाल जनाधिकार पार्टी भी उठा रही है, तमाम और पार्टियां भी उठा रही हैं। लेकिन बेसिक सवाल अभी यही है कि जो मुद्दागत राजनीति है, जिसके लिए अम्बेडकर लड़े थे, जिसके लिए नेहरू लड़े थे, वो कहीं धूमिल है। एक तरफ से चिलमजीवी का वार लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ से कोई अन्य शब्द इस्तेमाल कर रहा है, जिन्नाजीवी। लेकिन जो मुद्दे हैं वो अभी भी इस चुनाव में गायब हो रहे हैं। मुद्दों पर बात करिए और मुद्दों पर बात करने वाली चीज़ों के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए बोलतंत्र। धन्यवाद।